हेलो एवरीवन। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और दिल्ली एनसीआर के कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप सबके साथ डिजर्शन का कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं, जो हम स्पेसिफिकली डिवोर्स पिटिशन अंडर हिंदू लॉ में यूज करते हैं। जैसे कि हम में से सब ने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ और उनके बीच में कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशंस के अंदर कौन सा लीगल प्रोविजन यूज होता है जिसके बेसिस पे जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो डिवोर्स ले सकते हैं, आज ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मेंशन करता है वेरियस ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। इन ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है डिजर्शन। डिजर्शन की लीगल प्रोविजन सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी गई है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बारी इस लीगल प्रोविजन की रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का टाइटल है डिवोर्स। Clause 1. Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party, subclause 1B, has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. इस लीगल प्रोविजन के हिसाब से डिजर्शन जो है उसको त्यागना कहा जाता है। हिंदी में डिजर्शन को त्यागना कहेंगे जब हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को फॉर द पीरियड ऑफ 2 years मिनिमम त्याग देते हैं जस्ट इमीडिएटली बिफोर फाइलिंग द डिवोर्स पिटिशन, तो उस टाइम पे डिजर्शन को एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स यूज किया जा सकता है। डिजर्शन के लिए बेसिकली 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो जरूरी होने चाहिए। पहला कंपोनेंट है कि जो डिजर्शन है वो कॉन्टिन्यूस फॉर मिनिमम 2 years होनी चाहिए, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कम से कम कॉन्टिन्यूसली 2 साल से ज़्यादा उन्होंने त्याग रखा हो डिवोर्स पिटिशन के फाइल करने से पहले, इमीडिएटली पहले। दूसरी कंडीशन जो इसके अंदर है, दूसरा कंपोनेंट जो यहाँ पे आता है वो ये है कि यहाँ पे फैक्चुअल सेपरेशन होना चाहिए। फैक्चुअल सेपरेशन का मतलब है कि जैसे वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ा है तो सिर्फ वो अलग जगह जाके रह ही नहीं रही हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को हर तरीके से त्याग दिया है। यानी कि उन्होंने सेपरेट रहने में अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको हर तरीके से त्याग दिया है। जो तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे होता है वो होता है इंटेंशन। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को त्याग रही हैं, तो उनकी इंटेंशन भी त्यागने की होनी चाहिए। अगर उनकी इंटेंशन त्यागने की नहीं है तो वहां पे डेजर्शन अप्लाई नहीं करेगा। अगर उन्होंने सिर्फ हस्बैंड के साथ रहना छोड़ा है तो भी वहां डेजर्शन अप्लाई नहीं करेगा। और अगर ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2 साल से कम है अलग रहने का या त्यागने का, तब भी यहाँ पे डेजर्शन अप्लाई नहीं करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब डिवोर्स पिटिशन में डिजर्शन को एज अ ग्राउंड यूज किया जाता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो डिजर्शन है वो अग्रीव्ड पार्टी के साथ हुआ है, तो कोर्ट जो है वो एक डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट कर देती है। अब इस डिजर्शन प्रोविजन से रिलेटेड मैं आपके साथ एक केस लॉ शेयर करना चाहता हूं।
अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक केस लॉ पढ़ रहा था। इस केस लॉ के अंदर मेंशन हो रखा था कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ ने 1991 में हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स के हिसाब से मैरिज की थी। 1993 में इन हस्बैंड एंड वाइफ को एक बेबी गर्ल ब्लेस हुई थी और वो बेबी गर्ल ब्लेस होते ही उन्होंने ये बेबी गर्ल वाइफ की सिस्टर एंड जीजा जी को अडॉप्ट करवा दी थी। ईयर 2002 में इनके सेकंड गर्ल चाइल्ड ब्लेस हुई और वो इन्होंने अपने पास ही रखी। अब 2002 में जो वाइफ हैं उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और वो अपनी दीदी और जीजा जी के घर में जाके रहने लग गई और उस दिन के बाद से वो अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं आई। कुछ सालों बाद हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटिशन फाइल की जिसका ग्राउंड उन्होंने मेंटल क्रूअलिटी लिया अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो एलिगेशन हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे लगाए वो ये थे कि जो वाइफ हैं उनकी दीदी हैं और उनके जीजा जी हैं उन्होंने हस्बैंड का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसके बेसिस पे हस्बैंड ने अपने पेरेंट्स पे क्रिमिनल कंप्लेंट्स कराई जो कि फॉल्स थी। हस्बैंड का कहना ये था कि जो डॉटर उन्होंने अपनी वाइफ की दीदी और जीजा जी को अडॉप्ट करवाई है वो भी ब्रेन वॉश का ही नतीजा था। जो हस्बैंड हैं वो उन्होंने ये भी मेंशन किया, ये भी एलेज किया कि जो 498A की कंप्लेंट होती है वो उनकी वाइफ ने उनके और उनके पेरेंट्स के खिलाफ की थी, जिसमें इन सब को हस्बैंड को और उनके पेरेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया था। हस्बैंड का ये भी एलेज करना था कि इनके ऊपर सेक्शन 125 CRPC एंड सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत केसेस चल रहे हैं मेंटेनेंस के, जिसके बेसिस पे इनको अपनी वाइफ को और अपनी छोटी डॉटर को मेंटेनेंस हर महीने की देनी पड़ रही है और इन्हीं सारी एलिगेशंस के बेसिस पे इनकी वाइफ ने इनके ऊपर मेंटल क्रूअलिटी की है। इनकी वाइफ ने इस पिटिशन के रिप्लाई में ये मेंशन किया कि जो हस्बैंड हैं उनके पेरेंट्स डॉटर नहीं चाहते थे, इसी वजह से जो इनकी एल्डर डॉटर है वो इनके पेरेंट्स के कहने पे इन्होंने अपनी दीदी और जीजा जी को अडॉप्ट करवाई और जो हस्बैंड है वो इनका ख्याल ढंग से नहीं रखते थे। जो हस्बैंड है वो इनकी डॉटर का ख्याल भी ढंग से नहीं रखते थे और झगड़े वगैरह होते रहते थे। इसी वजह से जो वाइफ हैं वो अलग जाके रहने लगी हैं। अब इस सिचुएशन में जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी इस केस की तो ना ही तो हस्बैंड और ना ही वाइफ एक भी एलिगेशन अपना कोर्ट में प्रूव कर पाए, जिस बेसिस पे ये डिवोर्स पिटिशन डिसमिस कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ की साइड से कोई भी मेंटल क्रूअलिटी कोर्ट में प्रूव नहीं की थी। इस वजह से ये डिवोर्स पिटिशन जो है उसको डिसमिस कर दिया गया और डिसमिसल ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन किया गया जो वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी काफ़ी टाइम से। तो इस सिचुएशन में अगर हस्बैंड डिवोर्स पिटिशन में डिजर्शन एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स लेते तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो इस केस को एग्जामिन करती और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती कि यहाँ पे डिजर्शन जो है वो वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ किया है तो उस टाइम पे डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट ग्रांट कर सकती थी। तो इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस केस लॉ में क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपने वाइफ से काफ़ी टाइम तक दूर रह रहे हैं, यानी कि मिनिमम 2 इयर्स से ज़्यादा दूर रह रहे हैं और उन्होंने प्योरली त्याग दिया है उनको, तो उस टाइम पे डिजर्शन को एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स पिटिशन लिया जा सकता है। और अगर कोर्ट सैटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पे डिजर्शन हुई है तो उस टाइम पे डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोर्ट ग्रांट कर देता है। एंड मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। मिनिमम 2 इयर्स ऑफ डिजर्शन, सेकंड
फैक्चुअल सेपरेशन, दैट मीन्स कि हर तरीके से त्याग देना। और तीसरा, ये जो त्यागना है ये इंटेंशनल होना चाहिए। जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे डेजर्शन एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स यूज किया जाएगा। और अगर कोर्ट इन तीनों कंपोनेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तो उस टाइम पे जो कोर्ट है वो डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ग्रांट कर देगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, अगर वो आपके लिए कहीं पे भी यूजफुल रहे या वो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।